हेलो ग्वालियर, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर निहारिका शर्मा एंड डॉक्टर नवीन एस सुब्रमण्यम, डायरेक्टर एसएस डायग्नोस्टिक सेंटर। सर और मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। थैंक यू। और आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। मुझे लगता है रेडियोलॉजी, जहाँ पे हम टेस्ट कराने आप जाते होंगे, किसी भी पैथोलॉजी वगैरह कहीं भी जाते होंगे, तो कई बार ना जब ये चीजें हम दूर से देखते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, और ऐसे सवाल मेरे भी मन में आते हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम इनसे जानने वाले हैं। सो सर एंड मैम, हम ये पूरी बातें शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं से अपनी स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में पहले मैम आपसे जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम MBBS। मेरा जो था वो यहाँ से ग्वालियर से स्टार्ट हुआ था, गजराजा मेडिकल कॉलेज से, जहाँ से मोस्टली बहुत सारे डॉक्टर्स निकले हैं। एंड उसके बाद में मेरा MD जो हुआ वो आसाम से हुआ। देन मैंने फेलोशिप की थी फीटल मेडिसिन में, दैट इज़ फ्रॉम बैंगलोर के बाद में फिर अभी हम लोग ने अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक कोई क्लू रह जाता है, मेल हो फीमेल हो, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, बट वो शुरुआत की जर्नी आपकी मैं जानना चाहूंगी। जी, मैं एक्चुअली बैंगलोर रूरल से हूँ एंड और मैंने MBBS किया बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कर्नाटक में आता है। एंड देन MD हम दोनों ने साथ में किया आसाम मेडिकल कॉलेज तिब्बत। एंड देन हम दोनों ने मिलकर इधर अपना सेटअप शुरू किया। जी, सो जैसा कि सर आज हम बात करने वाले हैं आपसे बहुत सारी, बट मैं बात करूं स्पेशली प्रेगनेंसी को लेकर, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस फीमेल के दिमाग में आते हैं, स्पेशली तब जब वो फर्स्ट टाइम कंसीव करती हैं। तो सर, ये मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि अगर कोई फीमेल पहले टाइम कंसीव किया है या सेकेंड टाइम जो भी है, ऐसे में टेस्ट कराने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, या फिर कंसीव करने के कितने समय में उसे टेस्ट करा लेना चाहिए? जैसे उनका मेंसेस जो है वो मिस हो जाता है तो फिर उनको पहले प्रेगनेंसी किट टेस्ट करना चाहिए। वो होने के बाद डेटिंग स्कैन, वो सबसे पहले स्कैन होता है। उससे ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी सही तरीके से बच्चादानी के अंदर है या बाहर है। दो कारण के लिए किया जाता है प्रेगनेंसी डेटिंग स्कैन। एक तो ये है बच्चादानी के अंदर है या बाहर, ट्यूब में है, कहीं ओवरी में है, ये देखने के लिए। और दूसरी कारण है कि एग्जैक्ट जेस्टेशनल एज, मतलब कितना हफ्ते हुआ है बच्चे का, ये जानने के लिए, ताकि आगे का ग्रोथ हम उसके बेसिस पे मॉनिटर किया जाए। जी, और एक ध्यान आपको बहुत रखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो 9 महीने का जो टाइम प्रोसेस है, वो आपको एक एक दिन जब आप जीती हैं, लेकिन उसी के साथ आपके साथ एक और जान होती है जो आपके अंदर पल रही होती है, और उसी जान का ख्याल रखते हैं ये रेडियोलॉजिस्ट, जो अलग अलग टेस्ट से आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो शायद आपको पता भी ना हो, या फिर जो आप इमेजिन भी ना कर पाए, उन्हें आपके सामने लाकर रख देते हैं। सो मैम, ये तो मैंने सर से बात की थी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सर ने बताया कि कब आपको चेकअप कराना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो फीमेल को कराना ही चाहिए? एक्चुअली बेसिक जो टेस्ट हम लोग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 9 मंथ्स जो हम लोग करने को बोलते हैं, वो 3 मेन टेस्ट होते हैं। उसमें से एक तो जो जैसे सर ने बताया डेटिंग स्कैन, जो हम लोग अराउंड 1.5 से 2 महीने के करीब, क्योंकि एक टाइम जब पीरियड मिस हुआ तो अराउंड 1 महीना तो हो ही जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो 2 महीने के करीब हम लोगों को वो कराना होता है, 8 वीक्स जिसको बोलते हैं, जिसको हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं। सेकेंड टेस्ट जो होता है, जो बहुत बार लोग बाग मिस कर देते हैं, जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे एंटी स्कैन, जो कि हम लोग तीसरे महीने पे कराते हैं, तो वो कराना होता है। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है वो है अनोमली स्कैन, जैसा कि नाम बोल रहा है अनोमली, जिसको हम लोग बहुत लोग टारगेट स्कैन या फिर लेवल 2 स्कैन अलग अलग नामों से बोलते हैं। इसमें हम लोग बच्चे का सारे अंग सही बने हैं नहीं बने, हाथ पैर चारों लिम्स हैं, बच्चे का हेड है या नहीं है, हार्ट या पेट, और बहुत सारी जेनेटिक कुछ चीजें जो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से एसोसिएट हो सकती हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। एंड बच्चा सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सारा चीजें हम लोग मिला के, ये यूजुअली हम लोग 5वें महीने पर रिकमेंड करते हैं। तो ये 3 टेस्ट तो बेसिकली कराने होते हैं। एंड लास्ट में डिलीवरी के टाइम पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तब हम करा सकते हैं। एंड बाकी एड ऑन्स होते हैं, बट ये 3 आर द मस्ट थिंग जो हर प्रेग्नेंट औरत को मेरे ख्याल से करानी चाहिए। इवन अगर वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, ये सबको कराना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से
हम लोगों को ये 3 तो बेसिक टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि हम लोग अब एक 9 महीने की जर्नी प्लान कर रहे हैं एंड एक बच्चा लेके आने वाले हैं इस दुनिया में, तो एटलीस्ट हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि वो बच्चा ठीक है या नहीं। बिल्कुल। सो जैसे कि सर मैम से भी बात की, उन्होंने कहा कि जब आप एक लंबी जर्नी में जाते हैं, 9 महीने की जर्नी होती है माँ के लिए, सो जब भी कहते हैं कि बीमारी अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो वो सबसे बेहतर होता है। ऐसे में अगर क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों को जेनेटिक भी हो सकती हैं, है ना, माँ के गर्भ से कई बीमारियां बच्चों को हो सकती हैं। ऐसे में जानना चाहूंगी, क्या हम माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा है, वॉर्म में है, तो क्या कोई बीमारी हम गर्भ में ही डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर हाँ तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है जो होता है? वही जैसे कि मैडम ने बोला, स्टार्टिंग से बहुत सारे बीमारियां है कि जैसे डेटिंग स्टेज में उससे ही पता चल जाता है। कई सारे बीमारियां है जो 3 महीने की स्कैन, एनटी स्कैन में पता चलता है, कई सारे अनोमली स्कैन में पता चलते हैं। तो अल्टीमेटली अनोमली में मैक्सिमम जो भी अल्ट्रासाउंड में जो डिटेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ 95% हम डिटेक्ट कर लेते हैं अनोमली स्कैन में जी। सो उसमें कुछ भी आ सकता है, ब्रेन का अनोमलीज हो गया, हार्ट का अनोमलीज हो गया, या हाथ पैर का अनोमलीज हो गया। सो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है। सो टाइम के अनुसार स्टार्टिंग से ही हम कुछ कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मेजर अनोमली स्कैन डिटेक्ट हो जाए। एंड उसमें हम लोग, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी उसमें, अगर जैसे अनोमली स्कैन में पता चलता है, कुछ अनोमलीज होती हैं जो कि बहुत लीथल होती हैं, तो उस टाइम पे तो हम लोग पेशेंट को डायरेक्टली बता सकते हैं, इवन गायनिक को हम लोग बोल सकते हैं कि ये है, तो वो हम लोग अबॉर्शन का ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि है लाइक 24 वीक्स तक लीगली हम लोग एमटीपी कर सकते हैं जी। बट कुछ अनोमलीज होते हैं जो इतना लीथल नहीं होते, बट हाँ कुछ वो जेनेटिक डिसऑर्डर से एसोसिएटेड रहते हैं, तो उन वाले केस में हम लोग उस टाइम पीरियड में कि वो एसोसिएट, जैसे हम लोगों ने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, वो बहुत कॉमनली है, तो डाउन सिंड्रोम है या नहीं, जैसे उसमें नाक एब्सेंट रहती है, तो अगर वो चीजें हम लोगों को पता चल जाती हैं अल्ट्रासाउंड में, तो उस वो चीज है या नहीं, तो वो इतना बड़ा चीज नहीं है कि उसके लिए हमें अबॉर्शन करना पड़े, बट अगर वो जेनेटिक पॉजिटिव है तब, तो उसके लिए जो जांच होती है वो एक एम्नियोसेंटेसिस होती है, उसमें जो बच्चे के सराउंडिंग में पानी होता है, वो पानी को हम उसका सैंपल लेते हैं, अराउंड 10 से 20 ml सैंपल लेते हैं, एंड उसकी हम फिर जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, जिससे हम लोगों को अंदर जो भी वर्कअप है अपना, क्योंकि हम सब एक सेल से बनते हैं, वो सेल का पूरा जेनेटिक आ जाता है, तो उस हिसाब से अगर वो T21 या डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आता है, तो हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका बच्चा T21 पॉजिटिव है, तो फिर वो पेशेंट का कॉल है। एंड अगर नहीं आता तो एटलीस्ट वो 9 महीने जो बाकी के बचे हुए हैं, तो एटलीस्ट सुकून से वो लोग काट सकते हैं। ऐसा नहीं उनके दिमाग में हमेशा पूरा 9 मंथ्स टेंशन ही रहे कि कहते हैं वो पॉजिटिव आ गया, या फिर कुछ और टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, तो वो हाई रिस्क आ गए, तो वो सारी चीजों से एक फायदा रहता है जो हम लोग अभी जेनेटिक के थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग से करवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, जितनी जल्दी आप किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उतनी जल्दी आप किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जैसे कि एक बहुत अच्छी बात है कि बाहर की आंखों से आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं देख सकते जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। उसके लिए आपको सहारा लेना ही पड़ेगा साइंस का, और साइंस और टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स हैं। तो जब इतना अपडेटेड जमाना है हमारे पास, तो क्यों हम लोग कुछ ऐसी चीजें जो शायद पहले हो चुकी हैं या उसी के भरोसे हैं, ठीक है जो होगा अच्छा होगा, लेकिन कल्पना यही कहेगी 9 मंथ की जर्नी आपने प्लान की है, विदाउट रिस्क प्लान कीजिए, और हेल्दी हैप्पी रहने के लिए समय पर टेस्ट जरूर करवाइए। तो मैम जैसे कि अपने टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फीटल इको एक टेस्ट होता है, एक्चुअल में ये होता क्या है, क्या प्रोसेस होती है? फीटल इको इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड, मतलब उसमें जैसे हम लोग अनोमली स्कैन जो हमने बताया 5वें महीने पे करते हैं, तो कभी कभी बच्चे के हार्ट में हम लोग पूरी चीजें नहीं देखते हैं, तो उसमें अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है हम लोग, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है या फिर फैमिली में कोई हिस्ट्री है, तो हम उन पेशेंट्स को या फिर या मदर को अगर डायबिटीज है, थायराइड है, इन दैट केस हम लोग को पेशेंट को रिकमेंड करते हैं फीटल इको कराने। फीटल इको में क्या होता है, हम लोग बच्चे के हार्ट का जो मम्मी के अंदर, माँ के अंदर है, उसका पूरा स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे अडल्ट में हम इको करते हैं, हार्ट की जांच करते हैं, वैसे ही हम बच्चे की जांच करते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग पता कर लेते हैं। हाँ, छोटे बिल्कुल 2 mm के छोटे के डिफेक्ट में भी हम लोग नहीं पता कर पाए, बट मोस्ट ऑफ देम वो हील हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है या फिर बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद में मस्कुलर VSD जैसी चीजें होती हैं, वो बाद में अपने आप हील हो जाती हैं। बट कुछ जो होते हैं, जैसे अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, हार्ट की बनावट ही पूरी अलग है,
तो उस केसेस में दिखने में हार्ट ठीक लग रहा है, बट एक्चुअल में जब इको करने जाते हैं तो, क्योंकि हम लोग के साथ खुद हुआ है कि वो स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड द स्कैन वो पूरा नॉर्मल लग रहा है दिखने में, एंड लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ अलग ही अनोमली है, इतनी लीथल अनोमली है कि आप उसको कंटिन्यू करने अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सर्जरी भी इंडिया में नहीं होगी। तो वैसी चीजों से हम लोग अगर हम पहले बता सकें तो उससे माँ बाप को डिसीजन लेने में आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना, वो सारी चीजों के लिए फायदा होता है। एंड कुछ चीजें जो होती हैं वो बाद में डेवलप होती हैं, उस बारे में थोड़ा सा लैक करता है, बट ऑब्वियसली काफी सारी चीजें जो प्लस पॉइंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉन डूइंग इट। एंड बाहर के बड़े शहरों में ये एक रूटीन प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 मेन स्कैन्स होते हैं। बाहर के प्रोसीजर में प्रोटोकॉल में ही एक फीटल इको इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। जैसे हम 5वें महीने पे 4 से 5वें महीने पर अनोमली स्कैन करते हैं, तो ये थोड़ा सा बाद लाइक 22 to 24 वीक्स 5 से 6 महीने के बीच में ये करते हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन हार्ट हम लोग ये चेक करते हैं जी। और नो डाउट आप जितनी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो आपको चेकअप्स तो कराने होंगे। सर जब बात आई है चेकअप की, तो प्रेगनेंसी से तर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, वो ये कि हम लोग कहीं ना कहीं जब बढ़ती एज में होते हैं या फिर मिड एज में भी होते हैं, सो सर जैसा कि आजकल अमूमन देखा होगा कि लोगों को बीमारी हो या ना हो वो ईयरली एक चेकअप प्रेफर करते हैं जिसमें उनकी पूरी बॉडी चेकअप होता है। उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन से टेस्ट होते हैं और अगर कोई करवाना चाहे तो कितनी टाइम के अंदर उसे करवा लेना चाहिए? ये होता है एनुअल हेल्थ चेक्स होता है, तो इसमें ब्लड टेस्ट होती है। ब्लड टेस्ट के अंदर कई सारी चीज़ें होती है, उसमें कॉमन चीज़ें किया जाता है कि सीबीसी ब्लड काउंट होता है, एंड उसके अलावा डायबिटीज़ लोगों के लिए HbA1c वो टेस्ट की ज़रूरत है, एंड उसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, फिर रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, एंड इसके बाद विटामिन C, विटामिन D, इन सारी जांचें होती है ब्लड की। एंड इसके अलावा चेस्ट एक्सरे होती है, एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन होती है एब्डोमेन की। एंड इसके अलावा जिनकी हार्ट की बीमारी है, उनकी रेगुलर फॉलोअप्स चाहिए, उनके लिए होता है अडल्ट इको एंड TMT। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चेकअप कराना चाहिए सर, तो कितने टाइम के, मैं आपसे एक और बार ये जानना चाहूंगी, टाइम कितना होना चाहिए कि अगर आपने 1 साल पहले कराया है तो आप सेकंड टाइम उसे कब कराएंगे? वो अगर कुछ अबनॉर्मलिटी है तो कई सारे डिसीजेस के लिए ऐसा होता है कि 6 महीने के हर 6 महीने में कराना चाहिए, कुछ डिसीजेस में हर एक एनुअली कराना चाहिए, ईयरली वंस जी। तो ऐसा। और अगर कोई हेल्दी है बिल्कुल, तो उसे कितने टाइम के तो अंदर? फिर एनुअली वंस इज मोर देन एनफ। तो साल में एक बार अपने लिए एक दिन जरूर निकालिए, क्योंकि ये चेकअप कहीं ना कहीं आपको आपके शरीर के बारे में कुछ साइन जरूर देते हैं कि आप हेल्दी हैं नहीं है, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आई फील बर्थडे पे कराओ तो ज्यादा अच्छा है, अपने लिए गिफ्ट दे दो कि एटलीस्ट हर साल कुछ याद रहे नहीं रहे, बर्थडे अपने याद रहता है हर किसी को, तो मॉर्निंग में उठते साथ मंदिर जाते हो, साथ में ये भी करा के आ जाओ जी। और ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब आप हेल्दी है ना तो आपकी फैमिली आपसे डबल हेल्दी होती है, क्योंकि आपको खुश, कहीं ना कहीं आपकी खुशी और आपको खुश रखने का जरिया दोनों आपसे ही शुरू होते हैं। सो सर एंड मैम, जैसे कि मैंने बहुत सारे टेस्ट के बारे में आपको जान लिया, बिना डॉक्टर होते हुए भी मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल गया। लेकिन एक जैसा कि हमने बात की TBH है ना, TBS, तो एक्चुअल में ये TBS है क्या? क्योंकि जैसा कि कई बार फीमेल्स क्योंकि प्रेफर करती हैं फीमेल ही डॉक्टर उन्हें मिले, इवन अगर रेडियोलॉजी में भी अगर वो जाएं या किसी टेस्ट कराने भी जाएं तो फीमेल ही उन्हें ट्रीट करे। ऐसे में जानना चाहूंगी आपकी यहाँ पे, जैसे आप खुद फीमेल्स को ट्रीट करती हैं, सर जो है वो मैन को ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे आता है कि सिर्फ उसे फीमेल को ही टेस्ट कराना है, तो ये कितना चैलेंजिंग पहले तो आपके लिए होता है, और क्या अभी भी लोग ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं कि सिर्फ उन्हें फीमेल से ही टेस्ट कराना है? हाँ, ये चीज मैंने बहुत देखी है। मैं पहले सोचती थी शायद से इतना नहीं होता, और जैसे जैसे लाइक एडवांसमेंट हो रहा है तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ कहीं ना कहीं इवन इफ आई सी माई सेल्फ, अगर मेरे को खुद को कराना होगा TBS तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढूंगी कि कोई मेरे को फीमेल मिल जाए जी। तो सिंपली पेशेंट्स मेरे पास भी ऑलमोस्ट डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं ये बोलते हुए कि मैम मुझे आपसे कराना है TBS, एंड भले वो कहीं भी दिखा रहे हो, क्योंकि TBS एक चीज होती है उसमें हम लोग जो प्रोब होता है, जैसे हम लोग ऊपर से बच्चादानी देख लेते हैं, बच्चादानी और अंडादानी जो होती है उसके लिए स्पेसिफिकली हम लोग ये TBS करते हैं। इसमें हम लोग जो एब्डोमेन से करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के हम लोग नीचे से दूसरा प्रोब से वेजाइना के थ्रू जाके करते हैं, तो उससे पेशेंट को कंफर्टेबल रहता है इफ द फीमेल विल डू।
तो एंड क्लैरिटी कंपेरेटिवली इफ वी डू इट फ्रॉम एब्डोमेन, मतलब ऊपर से अगर करते हैं और नीचे से करते हैं तो नीचे वाला ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, बिकॉज हम लोग उस ऑर्गन के ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं. जी. तो females used to prefer TVS and breast cases when the female is there, just for the sake of comfort they get, I don't know, but yeah, definitely थोड़ा सा comfortness तो रहता है. एंड आइदर वो चाहे कितनी भी लिटरेट वुमेन हो या फिर कितनी भी हो, क्योंकि वो फीमेल को जैसे दुख समझ सकती है वैसी वाली चीज आ जाती है जो भी है. बट या डेफिनेटली उसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी कह सकते हो या फिर थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है मेरे लिए. अगर मुझे नहीं भी करना है तब भी मुझे करना है. सो मैम, बीइंग अ फीमेल मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी. एक कौन सा टेस्ट है जो आप चाहे कोई मैरिड हो फीमेल या अनमैरिड हो, उसे आप रेफर करेंगे कि आपको एक टेस्ट तो कराना ही चाहिए? What I see in my general practice is like mainly सब लोग जो most of the thing जो आते हैं पीरियड मिस हो गए, मेनली फीमेल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पीरियड्स. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का वो मिलता भी है, फीमेल का वो मतलब ये है कि पीरियड्स आ रहे हैं, हम लोग मेल से अलग भी कहीं ना कहीं इसी चीज से है. तो फीमेल का पीरियड मिस होना, ज्यादा होना, ये चीजों के लिए आते हैं. एंड कहीं ना कहीं ये हार्मोनल, मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोनल होता है एज कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड. तो हार्मोनल टेस्ट जो होते हैं एक पैकेज आता है, लाइक उसमें भी मोस्ट कॉमन होता है PCOS. जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा, आजकल तो बहुत रील्स भी आती हैं. PCOD बोलते हैं, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. तो उस वाले के लिए हम लोग हार्मोनल पैनल ही बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग थायराइड का वर्कअप, LH FHS इसका करते हैं. तो एटलीस्ट पूरा PCOD पैनल नहीं तो आई थिंक थायराइड एक ऐसी चीज है जो जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है उस हिसाब से बहुत बार किसी को लग जाती है, हमें पता नहीं चलता. हम लोग ने वेट पुट ऑन कर दिया या फिर वेट सडन डाउन कर दिया. ये जो लाइफस्टाइल चेंज है इट्स नॉट वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ. तो इसलिए हम लोगों को थायराइड एक बेसिक चीज है जो हम लोग को करानी ही चाहिए, एटलीस्ट फॉर फीमेल्स. या एंड इफ यू कंसीडर फॉर द मैरिड वुमेन तो AMH आई विल से, AMH एक रहता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसमें हम लोग लाइक फॉर द कंसीव कि हम लोग को कब कंसीव करना है और हमारा कितना रिजर्व है, ये सारी चीजें जानने के लिए. तो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आई थिंक एवरी फीमेल शुड डू. तो उस हिसाब से दे कैन इवन प्लान द प्रेगनेंसी लेटर ऑन. सो अगर आप बेहतरीन टेस्ट चाहते हैं तो कल्पना आपसे यही कहेगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो निहारिका मैम और सर हैं, बिल्कुल नवीन सर, जो कि कई सारे पेशेंट के साथ कंसल्ट करते हैं, बहुत अच्छे से सबको ट्रीट करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब आपके डॉक्टर के साथ आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाते हैं ना, तो आपकी आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है. तो और स्पेशली फीमेल्स को कल्पना यही कहना चाहेगी, अगर आप अपने लिए एक फीमेल डॉक्टर ढूंढ रहे हैं और स्पेशली जब टेस्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा कंफर्ट जोन थोड़ा सा हाई होता है, तो निहारिका मैम उसके लिए भी है. तो थोड़ा सा सोचिए विचारिए, और अगर आपको लगता है टेस्ट करवाना है तो डेफिनेटली सोचिए मत करवाइए, क्योंकि ये बात है आपकी हेल्थ की. आप एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं आप अपनी फैमिली प्लान करने की, तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो डेफिनेटली आपको करवाना ही चाहिए. और स्पेशल बात तब हो जाती है जब बीइंग अ फीमेल, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हम कहीं भी जाते हैं तो फीमेल डॉक्टर ही ढूंढते हैं कि भाई हमारे किसी भी टेस्ट के लिए अगर फीमेल डॉक्टर है तो हमारा कंफर्ट जोन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है. तो जैसा कि मैम ने कहा, उनकी डेली प्रैक्टिस में भी ऐसा होता है. तो कल्पना आपको यही कहेगी कि अगर आपको लगता है आपको टेस्ट कराने चाहिए, डेफिनेटली कराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है. और एक दिन आपकी हेल्थ को अगर आपने दे दिया तो वाकई में काबिल तारीफ ये आपके लिए भी है और स्पेशली मेरे लिए भी है. सो सर एंड मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी. जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? I will just say stay healthy, eat healthy and wake up early. Because मैं खुद नई कोशिश कर रही हूँ वो चीज करने के लिए. सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आपने अपना समय हमें दिया. और ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ. तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज.